चलिए, अस्सलाम वालेकुम। कमेंट भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो पढ़ाने वाला हूं। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नो इट इज इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। इकोनॉमी ऑफ अ विलेज का मतलब है गांव की इकोनॉमी है। क्या आपको मालूम है कि भारत जो है देहातों की सरजमीन है। यहाँ पर ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। शहर बड़े हैं, शहरों की आबादी, शहरों का पॉपुलेशन ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत के ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। अच्छा, आप बताइए, भारत में गांव ज्यादा है या शहर ज्यादा है? गांव ज्यादा। तो विलेज में रहने वाली जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। भारत की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ विलेजेस। यानी कि भारत की जो मईशियत है, जो इकोनॉमी है, वो गांव की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। गांव की मईशियत पर उसका इन्हिसार होता है। तो हमें अगर इंडिया की इकोनॉमी को समझना है तो हमें भारत की विलेज इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था ना। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? नीड्स, वांट्स बताया था। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डूइंग द मैनेजमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, मैनेजिंग द नीड्स एंड वांट्स इन आवर लाइफ। यानी कि हमारी जिंदगी में जो रिसोर्सेस हैं या जितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेस का क्या करना? मैनेजमेंट करना। यानी हमको क्या लगता है, हवा, पानी, ग़िज़ा, फूड, शेल्टर, क्लोथ, मिनरल्स, इन चीजों का मैनेजमेंट करना अपनी लाइफ में। और मैनेजमेंट करते हुए हमने क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? हाउ कैन वी मैनेज आवर लाइफ बाय यूजिंग और यूटिलाइजिंग these resources? This is economics. Economics is just not about financial management. ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करना और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना। देखिए, दो चीजें होती है जिंदगी में। एक होती है नीड्स यानी कि जरूरतें, और दूसरी होती है वांट्स यानी कि ख्वाहिशात। सो डूइंग बैलेंस बिटवीन द नीड्स एंड वांट्स इज द इकोनॉमिक्स। जरूरतों और ख्वाहिशात के दरमियान क्या करना? बैलेंस करना, यही इकोनॉमिक्स होता है। तो इकोनॉमिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी एंड रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स का किससे ताल्लुक है? मनी एंड रिसोर्सेस। तो मनी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इज व्हाट? इकोनॉमिक्स। मनी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है, वो क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, मनी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज कॉल्ड व्हाट? इकोनॉमिक्स। तो अब हमें गांव की इकोनॉमी को समझना है। इकोनॉमी को समझना है यानी कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि विच occupations are followed by the people of village. चलिए फास्ट बताइए। So the number one is farming. Okay. Then number two is farming is the occupation followed by the people of village. यानी कि काश्तकारी जो होता है वो गांव के लोग इसे फॉलो करते हैं, ये उनका एक अहम पेशा होता है। उसके बाद डेयरी फार्मिंग, उसके बाद एनिमल रियरिंग यानी कि पशुपालन या मवेशी पालन जिसे कहते हैं। फिर बाद में हम बोलेंगे कि यहाँ पर होता है पॉटरी मेकिंग। पॉटरी मेकिंग यानी कि मेकिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स लाइक पॉट्स, जैसे मटके होते हैं, सुराही होती है, घड़े होते हैं, मिट्टी के बने वाली चीजें होती है।
है ना। अच्छा, इसमें फिर वो भी आ जाता है, मेकिंग ऑफ रोप्स, मैट्स, चटाई बनाना, रस्सियां बनाना, है ना। और बहुत सारी चीजें गांव के लोग बनाकर शहरों में लाकर बेचते हैं, देखिए आपने। तो ये हो जाता है सब पॉटरी मेकिंग। अच्छा, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग, पॉटरी। अच्छा, किराना शॉप होती है क्या गांव में? होती है। राइट, सो डेली नीड्स शॉप होती है ना। अच्छा, नंबर 6 इज व्हाट? ट्रांसपोर्ट होता है। लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। अच्छा, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन विलेजेस? आपने ऑटो देखा विलेज में चलने वाले ऑटो कैसे रहते हैं? वो बड़े ऑटो रहते, टम टम, कैसा आवाज आता है उसका। और वो एक ऑटो में 10-12 लोग, 15 लोग आजू बाजू, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह बैठ के जाते हैं। कभी ट्रैवल किया आपने गांव में? तो ये ऐसे ट्रैवल होता है गांव में। ऑटो होते हैं, जीप होते हैं, ट्रक होते हैं। ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दी ऑक्यूपेशन फॉलोड बाय द पीपल ऑफ विलेजेस। यहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाएगा? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगा। नाउ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि छोटे पैमाने पर चीजों की पैदावार करना। विलेज के लोग क्या करते हैं? वो बनाते हैं चटाई, मैट्स, रोप्स। अच्छा, ये और बनाते हैं जैगरी, गुड़ बनाते हैं। देखा आपने विलेज में, गांव में गन्ने की पैदावार होती है। दे प्रोड्यूस द शुगर केन एंड बाय यूजिंग दैट शुगर केन दे मेक व्हाट? दे मेक जैगरी। वो जैगरी बनाते हैं, गुड़ बनाने का काम होता है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विलेज में बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन होते हैं क्या? यहाँ पर विलेज में फूड डिलीवरी सर्विस होती है। जोमेटो, स्विगी की सर्विस रहती है क्या? नहीं, क्योंकि गांव के लोग जोमेटो, स्विगी पे ऑर्डर नहीं करते, है ना। क्या करते वो लोग? घर पे बना के खाते। दैट इज व्हाई दे आर हेल्दी। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दिन में एक मरता तो एक बार तो भी होटल से मंगा के खाते, है ना। So we are not healthy, that's why. Okay. तो ये these are the some different occupations followed by the village people. लेकिन इन सारे occupations में main occupation कौन सा है? Farming. So farming is the main occupation. काश्तकारी, फार्मिंग, खेती बाड़ी जो होता है गांव के लोगों का अहम पेशा होता है। और गांव के ज्यादातर लोग इसी पेशे से वाबस्ता होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक बात समझनी होगी कि अब कितने परसेंट लोग गांव में कौन से ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। सपोज देयर आर 500 फैमिलीज। कितने फैमिलीज है विलेज में? सपोज देयर आर 500 फैमिलीज। अब हम इस विलेज का एक नाम भी रख देते हैं, कुछ तो भी नाम रखेंगे, हाइपोथेटिकल नाम। बोलिए। हाँ, जानकीपुरम। ठीक है, जानकीपुरम हमारे विलेज का नाम है। अब नाम से ऐसा लग रहा है कि ये साउथ इंडिया का विलेज। ठीक, शायद यहाँ मंचुली का रहती थी। तो जानकीपुरम हमारे विलेज का नाम है। अब हमारे विलेज में टोटल कितने फैमिलीज हैं? 500। अच्छा, तो नाउ सी, लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट द फार्मिंग। हम बस फार्मिंग की बात करेंगे, बाकी ऑक्यूपेशंस बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अब फार्मिंग की बात कर लेते हैं। सो आउट ऑफ 500 फैमिलीज, सपोज दैट 260 families have land. आउट ऑफ 500, 260, 260 फैमिलीज के पास क्या है? जमीन है ना। दिस मीन्स व्हाट? 240 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी इनके पास जमीन नहीं है ना। कितने फैमिलीज के पास जमीन है? 260 एंड 240 फैमिलीज आर लैंडलेस, यानी इनके पास जमीन नहीं है ना। अच्छा, जिनके पास जमीन है हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, इज द लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस 260 फैमिलीज? No. क्या ये 260 फैमिलीज में गांव की पूरी जमीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है? No. ऐसा नहीं होता है। हर गांव में
हर गांव में आप देख लीजिए, किसी भी गांव में जमीन का यानी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। तो कैसा होता है, एक जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। नाउ आउट ऑफ द 260 फैमिली, सपोज देयर आर 150 families, 150 families are small farmers। 150 जो फैमिलीज है वो कैसे हैं, स्मॉल फार्मर्स, यानी कि छोटे किसान है। छोटे किसान है मतलब इनके पास जमीन कितनी होती है, दे हैव लैंड बिटवीन 2 to 5 हेक्टर। कितनी होती है, बिटवीन 2 to 5 हेक्टर, राइट। अच्छा, नाउ out of 260, then again there are 40 families, 40 families are marginal farmers। ये कैसे होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, यानी कि सतह से नीचे। इनके पास जमीन कितनी होती है, दे हैव लैंड बिटवीन 1 to 2 हेक्टर्स, यानी 2 हेक्टर से ज्यादा जमीन होती है इनके पास नहीं होती है। समझ मेरी बात, 1 हेक्टर 2 हेक्टर उससे ज्यादा जमीन नहीं होती है। अच्छा, अब कितने बच गए, ये 190 हो गए, तो 70 फैमिलीज बच गए। नाउ अगेन 40 फैमिलीज आर मीडियम फार्मर्स। 40 फैमिलीज कौन से होते हैं, मीडियम होते हैं, है ना। अब इन मीडियम फार्मर्स के पास कितनी जमीन होती है, दे हैव द लैंड बिटवीन 5 to 10 हेक्टर्स। कितनी होती है, 5 to 10 हेक्टर्स, राइट। चलो सम करो, 150 प्लस 40 190, 190 प्लस 40 230, है ना। 230 हो गया, 230 हुआ क्या, देखो फिर से करो, 190 प्लस 40 230, है ना। अब कितने फैमिलीज बच गए, 20 बच गए ना। अच्छा 60 है ना, हाँ, तो 30 फैमिलीज। अब नाउ दिस 30 फैमिलीज आर लार्ज फार्मर्स। ये कैसे होते हैं, और इनके पास जमीन कितनी होती है, दे हैव मोर देन 10 हेक्टर्स। इनके पास 10 हेक्टर से ज्यादा जमीन होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, क्या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, नहीं है ना। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, ओके। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल अमंग ऑल द 260 फैमिलीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मजे में कौन है यहाँ पे, लार्ज फार्मर्स, है ना। और एक कंफर्टेबल लाइफ कौन गुजार रहा है, मीडियम फार्मर। एक सबसिस्टेंस लाइफ कौन गुजार रहा है, स्मॉल फार्मर्स। यानी कि स्मॉल फार्मर्स का ऐसा है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती और उनकी जिंदगी चल जाती। लेकिन सबसे मुश्किल जिंदगी किसकी है, मार्जिनल फार्मर्स लाइफ इज वेरी हार्ड। There are lot of difficulties in their life। अब होता क्या है, ऑलरेडी 240 फैमिलीज आर व्हाट, लैंडलेस। इनके पास तो जमीन है ही नहीं, है ना। अच्छा, जमीन नहीं है तो ये 240 फार्मर्स क्या करेंगे, these 240 लैंडलेस फार्मर्स they either work as agricultural laborers, या तो ये एग्रीकल्चरल लेबर के तौर पे काम करेंगे। अच्छा, अब लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर काम करना है तो कहाँ करना पड़ेगा इनको, दे हैज टू वर्क इन द फार्म्स ऑफ द लार्ज फार्मर्स। जो बड़े किसान होते हैं उनके खेतों में इनको काम करना पड़ेगा, है ना। या फिर मीडियम फार्मर्स के पास भी इनको काम मिल सकता है। या अच्छा, ही एग्रीकल्चरल लेबर नहीं बनते तो फिर क्या करना पड़ेगा इनको, फिर इसमें से कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी, है ना। या तो उन्हें पॉटरी मेकिंग करनी पड़ेगी, या तो उन्हें डेली नीड शॉप ओपन करना पड़ेगा, या तो उन्हें ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जाना पड़ेगा, या तो उन्हें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो ये सब काम कब कर सकते हैं, जब उनके पास कैपिटल होगा। कैपिटल यानी कि पैसा है, तभी जाकर वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए। पैसा होगा तभी कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं क्या करना पड़ेगा, दे हैज टू वर्क एज एग्रीकल्चरल लेबर।
उन्हें एग्रीकल्चर लेबर, एक किसान मजदूर के तौर पर उन्हें काम करना पड़ेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर लेबर के तौर पर काम करेंगे तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी? दे मे नॉट गेट मोर देन 300 रुपीज अ डे। 300 रुपए रोज से ज्यादा उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। आप बताइए, मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को 300 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है और वाइफ को 200 रुपए मिलती है, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उनकी टोटल फैमिली इनकम कितनी हो गई? 500 रुपीज अ डे। अब 500 रुपए के हिसाब से उन्हें अगर महीने में, मान लीजिए उन्हें काम मिल रहा है 20 दिन का, महीने के 30 दिन तो काम मिलता नहीं है, 20 दिन का काम मिल रहा है, तो कितना कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हो? 10,000 से कम कमा रहे, है ना? चलो मान लेते हैं कि गांव के एक फैमिली की टोटल इनकम मंथली कितनी है? 10,000 है ना? 10,000 रुपए की इनकम में उनके 4 बच्चे, 4 नहीं, गांव में ज्यादा बच्चे रहते, 5-6 बच्चे रहते, तो उनके 6 बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी, फिर उनके पेरेंट्स, फैमिली साइज कितना है? 10 लोगों का। एक 10 लोगों की फैमिली के लिए 10,000 रुपए काफी है आज के जमाने में? बिल्कुल नहीं। तो ये काफी मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं लैंडलेस फैमिलीज। इसके अलावा ये जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, इनकी भी जिंदगी काफी मुश्किलों से घिरी होती है, और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। छोटे किसान भी अपनी जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं होते। यानी कि इंडिया के लगभग तमाम विलेजेस में यही हाल है। जितने विलेजेस है हमारे पास, उन सारे विलेजेस का ऐसा ही हाल है, जहां पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, विलेज इकोनॉमी बिगड़ जाती है, लोगों की इकोनॉमी बिगड़ जाती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, सतह से ज्यादा गरीब होते हैं, सतह से ज्यादा गुर्बत होती है। कुछ लोग गरीब ही होते हैं, कुछ लोग मीडियम होते हैं, और कुछ लोग हाई क्लास होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं। ठीक है, तो हम एक बात पे यहाँ पर पहुंचे आज के इस छोटे लेक्चर में कि इन द विलेजेस इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल। इकोनॉमी स्टेबल है कि हर एक की? द विलेज इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल। द इकोनॉमी इज नॉट स्टेबल फॉर ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस। गांव में रहने वाले सभी लोगों की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती है। गांव में रहने वाले सभी लोगों के साथ इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। हा? अच्छा, अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि गांव में एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है ना? कैसा एग्रीकल्चर किया जाता है, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कैसे किए जाते हैं, और गांव की इकोनॉमी को हम और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम आधा समझ गए। क्यों? क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। यानी अब हम समझ गए कि इंडिया के गांव की इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती। गांव के लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा माशी तंगी होती है। कई ऐसे फैमिलीज होते हैं जो सालों तक नए कपड़े खरीद नहीं पाते। सालों तक, हम लोग साल में 10 बार कपड़े ले लेते हैं, उन लोग 2 साल में, 3 साल में एक मरतबा कपड़े लेते हैं। तो ये गरीबी है भारत के गांव में, भारत के देहातों में ये गरीबी है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी जो है ना, वो मजबूत नहीं हो पा रही है। दिस इज द रीजन व्हाई द इंडियाज इकोनॉमी इज नॉट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो वी हैव टू मेक द इकोनॉमी ऑफ द विलेजेस मोर स्ट्रॉन्ग। हमें गांव की इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा। गांव के लोगों को इकोनॉमिकल सपोर्ट देना पड़ेगा, उन्हें हेल्प करना पड़ेगा, उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। और बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है गांव में जिसे बेहतर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम उन कंडीशंस पर अगले लेक्चर में बात करें। ठीक है, अभी फिलहाल कोई डाउट है? हाँ, हेक्टर का 1 मिनट में समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, हेक्टर क्या होता है, पहले मैं आपको एकड़ बताता हूं। 1 एकड़ इज इक्वल टू 40 गुंठा। हाँ, गुंठा, या फिर इसको आर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर। अच्छा, एक आर जो होता है वो कुछ 990 स्क्वायर फीट का होता है। ठीक है, तो 1 एकड़ में कितने आर होते हैं? 40 आर, है ना, 40 आर। और 1 हेक्टर जो होता है, तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। 1 हेक्टर जो होता है वो 2.5 एकड़ होता है। यानी कितने आर होते हैं? 100 आर। 100 गुंठे का 1 हेक्टर और 40 गुंठे का 1 एकड़।
और गुंटे का साइज कितना होता है मैंने बोला आपको, समथिंग 990 स्क्वायर फीट होता है। यानी अपने घर का जो एक नॉर्मल साइज प्लॉट होता है वैसे 40 प्लॉट मिलाकर 1 एकड़ बनता है, और वैसे 100 प्लॉट मिलाए तो 1 हेक्टर बनता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? एक 40 प्लॉट का 1 एकड़ और 100 प्लॉट का कितना, 1 हेक्टर। समझ में एक बात? चलिए और कोई डाउट? 100 गुंठे का नहीं, 40 गुंठे का 1 एकड़, 40 गुंठे का 1 एकड़ और 100 गुंठे का 1 हेक्टर। ठीक है? हाँ, किसके बाद? मैं आपको बता दूं कि ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं कि नहीं, इनके पास सबसे ज्यादा जमीन रहती है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लैंड इज ओन बाय द लार्ज फार्मर्स। सुनो तो, 500 फैमिलीज में से 30 फैमिलीज के पास 60% लैंड है। समझ में आ रही बात? 500 फैमिलीज में से सिर्फ 30 फैमिलीज के पास कितनी लैंड है, 60%। मतलब रिमेनिंग 470 फैमिलीज के पास कितनी है, 40 है। ठीक, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जो बड़े किसान रहते हैं उनके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन होती है। छोटे किसानों के पास जमीन मैंने बोली आपको कितनी होती है, 2 हेक्टर, 1 हेक्टर, और फिर ये भी तो बहुत कम है मीडियम फार्मर्स। सबसे ज्यादा जमीन होती है बड़े किसानों के पास। ये बहुत कम होते हैं पॉपुलेशन में और उनके पास जमीन सबसे ज्यादा होती है। अजी बाबा, आप वो ये तो यूनिट है, हेक्टर ये यूनिट है। अब हेक्टर क्या होता पूछे तो मैंने आपको बताया। मैं आपको ये बोल रहा, वो हेक्टर सब छोड़ दो। आप ये समझो, मैंने बोला कि लार्ज फार्मर्स के पास 60% लैंड होती है। कितनी होती है? अबाउट 60%। आधे से ज्यादा जमीन बड़े किसानों के पास होती है। समझ में आ रही बात? आधे से ज्यादा जमीन किसके पास होती है, बड़े किसानों के पास। और बाकी के किसानों के पास क्या रहती थी, आधी जमीन रहती। 500 फैमिलीज में से 30 फैमिलीज के पास कितनी जमीन है, 60%, और बाकी के फैमिलीज के पास कितनी है, 40%। तो कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जमीन का, हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना? चलिए लंच टाइम।